और प्रोडक्टिविटी को हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट। और इसके अंदर मैंने आपको जीपीपी एनपीपी के बारे में बताया था। दूसरी जो प्रोडक्टिविटी के अलावा हमारा कंपोनेंट होता है या फंक्शन होता है इकोसिस्टम का, उसे कहा जाता है बेटा डिकम्पोजिशन। उसे कहा जाता है डिकम्पोजिशन। तीसरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो। और चौथा प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। जिसे कहा जाता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो बेटा हमने प्रोडक्टिविटी को कंप्लीट कर लिया है। अब ये 3 मेन टॉपिक बचे हुए हैं। आज की क्लास में हम लोग डिकम्पोजिशन करेंगे और एनर्जी फ्लो को शुरू करेंगे। एनर्जी फ्लो के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा सबसे पहले फूड चेन के बारे में, फूड चेन के बारे में और उनके टाइप्स। फिर बात हम लोग करेंगे बेटा फूड वेब की, फूड वेब की। फिर अलग अलग जो हमारे ट्रॉपिक लेवल्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा, ट्रॉपिक लेवल्स को डिस्कस किया जाएगा। उसके अलावा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, फूड चेन फूड वेब हो जाएगा। उसके अलावा हमारा आता है बेटा पिरामिड्स। उसके बाद आता है हमारा पिरामिड्स। पिरामिड्स में हम लोग 3 पिरामिड पढ़ेंगे, जिसे कहा जाता है एनर्जी का पिरामिड, नंबर का पिरामिड या पिरामिड ऑफ नंबर, और पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास। तो हमारा जो सबसे बड़ा टॉपिक होने जा रहा है वो एनर्जी फ्लो है। और उसके बाद में हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे अगला टॉपिक जिसे कहा जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन, जिसमें हम लोग इनके डिफरेंट टाइप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इन 2 टॉपिक्स को टारगेट करने वाले हैं। और मोस्ट प्रोबेबली अगर भगवान ने चाहा तो हम कल तक इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, या नेक्स्ट वीक आने वाले 1 दिन में इस चैप्टर को खत्म करके जो है क्रैश कोर्स को स्टार्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं शुरुआत कर रहा हूं सबसे पहले डिकम्पोजिशन से कि डिकम्पोजिशन क्या होता है। देखिए, डिकम्पोजिशन का सीधा सीधा मतलब है बेटा कि हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था, उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को बेटा सिंपल, या आप ऐसे कह सकते हैं उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को पहले थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बदल दिया जाए, और उसके बाद उसे और फर्दर ब्रेक डाउन करके सिंपल मैटर में या सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में उसे लाया जाए। उसी प्रोसेस को हम लोग डिकम्पोजिशन कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना है और ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म में लेके आना है। ये करते हैं हमारे डिकम्पोजर्स, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन। तो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात। देखिए, मैंने आपको बताया डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करना या तोड़ देना या फ्रेगमेंट डाउन कर देना। इस प्रोसेस की शुरुआत होती है कहां से? इस प्रोसेस की शुरुआत होती है बेटा एक चीज से जिसे कहा जाता है डेट्राइटस। क्या कहा जाता है? डेट्राइटस। डेट्राइटस कुछ भी हो सकता है, मतलब कहने का यह है कि कोई प्लांट है, उस प्लांट के कोई भी डेड लीफ हो, उसकी कोई भी स्टेम, रूट या बार्क, कोई भी चीज जो डेड हो चुकी हो, जो भी डेड हो चुकी हो, वो डेट्राइटस कहलाती है। और उसके अलावा कोई भी एनिमल हो गया, उस एनिमल की डेड बॉडी डेट्राइटस कहलाती है। और तीसरी चीज है बेटा फीकल मैटर। फीकल मैटर, ये तीनों चीजें डेट्राइटस होती हैं। शुरुआत हमेशा जो डिकम्पोजिशन की होगी वो डेट्राइटस से होती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और डेट्राइटस क्या है? फीकल मैटर हो गया, चाहे डेड पार्ट हो गया या डेड बॉडी हो गई, वो डेट्राइटस है, वहीं डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगी। तो इसमें क्या किया जाएगा? सबसे पहले इस डेट्राइटस को
कौन खाते हैं? या तो सबसे पहले हम लोग खाते हैं स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर, स्कैवेंजर का रोल डिकम्पोजिशन में नहीं होता। स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स और डेट्रीवोर 3 टर्म है जो आपको समझने हैं। मैंने बोला स्कैवेंजर होते हैं जैसे हाइना, वल्चर, ये स्कैवेंजर है जो डेड बॉडीज को खा लेते हैं। मतलब जो उनके लिए यूजफुल चीज है उसे उन्होंने खा लिया, जो बचा हुआ है वो वहीं पे रिमेन रह जाता है। तो उस रिमेनिंग डेट्राइटस के ऊपर ध्यान से सुनना, उस रिमेनिंग स्कैवेंजर के खाने के बाद में उस रिमेनिंग डेट्राइटस के ऊपर सबसे पहले एक्शन लेते हैं जिन्हें कहा जाता है डेट्रीवोर। क्या करते हैं? डेट्रीवोर कहते हैं उन्हें। और डेट्रीवोर क्या करेंगे बेटा? डेट्रीवोर करते हैं उसका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है क्या कि जैसे कोई लीव है, अब उस लीव को तो कोई एनिमल खाएगा नहीं, ठीक है, उस डेड लीव को तो कोई एनिमल खाता नहीं है। एनिमल्स क्या पसंद करते हैं? किसी फ्रेश लीफ को खाना। तो डेड लीफ है जिसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं बचा हुआ, अनलोडिंग सारे न्यूट्रिएंट की हो चुकी है, अब उसको कौन खत्म करेगा? तो सबसे पहले क्या आएंगे? ये डेट्रीवोर्स आते हैं, ये इसके ऊपर फीड करने की कोशिश करेंगे। डेट्रीवोर कौन होते हैं? डेट्रीवोर होते हैं जैसे बेटा अर्थवॉर्म, जैसे कि अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के अलावा डेट्रीवोर कौन होते हैं? जैसे आपने नाम सुना होगा बेटा टर्माइट्स का, टर्माइट्स का। और कुछ इंसेक्ट्स जैसे डंग बीटल होती है, ये सब के सब हमारे डेट्रीवोर होते हैं। ये डेट्रीवोर क्या करेंगे बेटा? इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं, मतलब इसे खाएंगे तो ये छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है। इसी चीज को कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन। इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो सबसे पहला काम क्या किया गया? उस डेट्राइटस, उस डेड मैटर या उस एनिमल डेड बॉडी या उस फीकल मैटर को सबसे पहले डेट्रीवोर्स ने खाया, और डेट्रीवोर्स ने फ्रेगमेंटेशन किया, उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया। ठीक है जी। अब डेट्रीवोर्स ने उसे तोड़ दिया, उसके बाद में क्या होगा? ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे उस मॉलिक्यूल को जब ब्रेक डाउन किया गया तो उसमें से जो हमारे कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड थे, वो जिस भी जगह पे उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है उस सॉइल के अंदर ये हमारे क्या हो जाते हैं? ये सॉल्ट की फॉर्म में उसी जगह पे स्टोर हो जाते हैं। और इस प्रोसेस में जिसके द्वारा इस न्यूट्रिएंट को, जो इसे ब्रेक डाउन किया गया, उसमें से जो न्यूट्रिएंट या नाइट्रोजन कंपाउंड रिलीज हुए, जिनको यहाँ पे सॉइल के अंदर हमारा अनअवेलेबल सॉल्ट के तौर पे लॉक कर दिया गया, उसी प्रोसेस को कहा जाता है बेटा लीचिंग। तो सबसे पहला काम क्या किया गया? फ्रेगमेंटेशन किया गया, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे उसको क्या कर दिया गया? सॉल्ट की फॉर्म में वहां पे स्टोर कर लिया गया, उसे क्या कहा गया? लीचिंग कहा गया। लीचिंग का मतलब न्यूट्रिएंट का नीचे पहुंच जाना, उस प्रोसेस को लीचिंग कहा जाता है। अब क्या होता है? जो लीचिंग हो गई उसमें तो जो हमारे छोटे मोटे मिनरल्स थे या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे वो लीच कर गए, लेकिन लीचिंग के अलावा यहाँ पे क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनना मेरी बात। लीचिंग के अलावा यहाँ पे क्या होगा बेटा? अब हमारे रोल आता है किसका? हमारा रोल आता है डिकम्पोजर का। डिकम्पोजर का, डिकम्पोजर क्या करते हैं? बेसिकली इस मॉलिक्यूल को, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हमारे बचे हैं या फ्रेगमेंट बचे हैं उसके, उनको फर्दर ब्रेक डाउन करता है, जिस प्रोसेस को हम लोग कैटाबॉलिज्म कहते हैं। जिस प्रोसेस को हम लोग कैटाबॉलिज्म कहते हैं, कैटाबॉलिज्म में उसे फर्दर और ब्रेक डाउन किया जाएगा। पहले डेट्रीवोर ने उसे फ्रेगमेंट किया था, अब कैटाबॉलिज्म में डिकम्पोजर उसे फर्दर और ब्रेक डाउन करेंगे, और ब्रेक डाउन करने के बाद में, ध्यान से सुनना, कैटाबॉलिज्म करने के बाद में वो एक ब्लैक कलर का अमॉर्फस कंपाउंड बन जाएगा जिसे हम लोग ह्यूमस कहते हैं। और ये जो ह्यूमस बनता है, ये ह्यूमस रेजिस्टेंट होता है किससे? किसी भी माइक्रोबियल एक्शन से। माइक्रोब्स इसको इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ये धीरे 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 न्यूट्रिएंट का बहुत बड़ा रिजर्वायर होता है। क्या होता है ह्यूमस? जैसे आपने देखा होगा गांव में क्या किया जाता है? मेन्योर बनाया जाता है। मेन्योर कैसे बनाया जाता है? जो काऊ या डंग का, काऊ या बफेलो का डंग जो होता है, उस डंग को लॉन्ग टर्म तक क्या किया जाता है? एक जगह पे इकट्ठा करके रखते हैं। तो जो नीचे वाली लेयर होती है, उस नीचे वाली लेयर में, जैसे ये एक बहुत बड़ा सा एक जगह पे डंप कर रहे हैं उसी गोबर को, तो वहां पे क्या होगा? जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे डिकम्पोजिशन होके एक ब्लैक कलर का अमॉर्फस कंपाउंड बन जाता है जिसे हम लोग ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस क्या होता है? रिजर्वायर होता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट का, और रेजिस्टेंट होता है किससे? माइक्रोबियल एक्शन से। ठीक है। और इस ह्यूमस के बनने के प्रोसेस को बेटा ह्यूमिफिकेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। और ह्यूमिफिकेशन होने के बाद में
अब इस ह्यूमस को धीरे धीरे बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करेंगे और ब्रेक डाउन करके जो उसके अंदर मिनरल्स थे उन मिनरल्स को धीरे धीरे फ्री फॉर्म में लाने का काम करेंगे और उसी प्रोसेस को मिनरलाइजेशन कहते हैं। उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मिनरलाइजेशन कहा जाता है। जब मिनरल्स उसमें से रिलीज करवा दिए जाएंगे उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? मिनरलाइजेशन कहते हैं। तो हमारे डिकम्पोजिशन के अंदर कौन कौन से स्टेप हुए तो ध्यान से सुनना। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ बेटा? डेट्राइटस ने फ्रेगमेंटेशन कर दिया। डेट्रीवोर्स ने डेट्राइटस का क्या कर दिया? फ्रेगमेंटेशन कर दिया। फ्रेगमेंटेशन करने के बाद में दूसरे स्टेप में क्या किया गया? दूसरे स्टेप में लीचिंग की गई। लीचिंग में न्यूट्रिएंट को जो है सॉइल के अंदर सॉल्ट की फॉर्म में स्टोर कर लिया गया। तीसरे स्टेप में क्या किया गया बेटा? ह्यूमिफिकेशन सीधा थोड़ी होगा, कैटाबॉलिज्म होगा। क्या हुआ? कैटाबॉलिज्म हुआ। अब कैटाबॉलिज्म होने के बाद में क्या हुआ? चौथे नंबर पे ह्यूमिफिकेशन हुआ, ह्यूमस की फॉर्मेशन हो गई। और ह्यूमिफिकेशन होने के बाद में क्या हुआ बेटा? मिनरलाइजेशन हुआ। क्या हुआ? मिनरलाइजेशन हो गया। तो ये सारे के सारे स्टेप्स होते हैं हमारे किसके अंदर? डिकम्पोजिशन के अंदर। अब बात ये है कि ये 5 स्टेप तो हो गए, इसके अलावा बेटा जो डिकम्पोजिशन है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिकम्पोजिशन को कम या ज्यादा कर सकते हैं? किसका? लेक्टिवोर नहीं, पहली बात तो वो डेट्रीवोर थे। ठीक है, हाँ डेट्रीवोर्स उसको छोटे फ्रेगमेंट्स में ला रहे थे। उनका क्या फायदा होता है? उसे खा रहे थे ना, तभी तो जो बची हुई चीजें थी वो उनके न्यूट्रिएंट के तौर पे थी। जैसे टर्माइट्स हैं वो वुड को खा लेती हैं और उस प्रोसेस को पल्वराइजेशन कहा जाता है। पल्वराइज करती हैं उस चीज को, जो सेलुलोज रिच कंपाउंड खाते हैं उसको वो लोग एज अ फूड रिसोर्स यूज कर रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? फायदा क्या होगा? वो फ्रेगमेंट करते थे, छोटे पीसेस बना रहे हैं, उसके ऊपर आराम से बैक्टीरिया एक्शन ले पाएगा या फंगस उसके ऊपर एक्शन ले लेगा। ठीक है, अब दूसरी बात सुनिए, यहां पे बेमतलब की बात पूछनी है। ठीक है, अब फैक्टर्स में दो चीजें हैं, फैक्टर्स में दो चीजें हैं जिसके ऊपर डिकम्पोजिशन टोटली डिपेंड करने वाला है। सबसे पहला जो डेट्राइटस है वो डेट्राइटस किस चीज से बना हुआ है? मतलब कहने का ये है कि अगर वो काइटिन या लिग्निन जैसे कंपाउंड से रिच है तो उस मॉलिक्यूल का जो डिकम्पोजिशन है वो काफी स्लो होगा, क्योंकि उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से उसको डिकम्पोज धीरे धीरे किया जाएगा। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि आप जानते हो एक कोई सिंपल मॉलिक्यूल है जिसमें कम बॉन्ड है और एक कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिसमें हजारों बॉन्ड है। तो 10 बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा या हजारों बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा? हजारों बॉन्ड को ज्यादा तोड़ने में ज्यादा जो है टाइम लगेगा। तो इसीलिए ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिस वजह से इनको डिकम्पोज करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, तो डिकम्पोजिशन इनका स्लो होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई कंपाउंड रिच होता है नाइट्रोजन कंटेंट के अंदर या उसके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट हो गए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट हो गए, तो उसका डिकम्पोजिशन का रेट फास्टर होगा, क्योंकि वो एक सिंपल मॉलिक्यूल है। तो सिंपल को और सिंपलर बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, उसके अलावा और कौन सा फैक्टर हो सकता है जो डिकम्पोजिशन को अफेक्ट कर सकता है? वो है बेटा आपका टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा है, ज्यादा मतलब कितना? 25 डिग्री सेल्सियस से आपका 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है। ठीक है जी, तो डिकम्पोजर्स ज्यादा अच्छे से एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। और अगर टेम्परेचर लो हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर कम हो जाता है, मतलब 10 डिग्री से नीचे हो जाता है, 10 डिग्री से नीचे हो जाने पे जो डिकम्पोजर्स हैं वो आराम से काम नहीं कर पाएंगे, उनके लिए फेवरेबल कंडीशन कम है, तो डिकम्पोजिशन रेट भी हमारा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मतलब आपने अगर देखा हो तो गर्मियों के अंदर हमारी जो खाने की चीजें हैं जो हम बाहर रखते हैं वो जल्दी खराब हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर डिकम्पोजर्स के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाता है, जिसकी वजह से दे कैन एफिशिएंटली वर्क। और टेम्परेचर लो करने के लिए हम लोग या तो उसे फ्रिज में रख देते हैं, या सर्दियों से इसे कंपेयर करें तो सर्दियों में कोई भी चीज खराब बहुत लंबे समय में होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम हो जाता है, डिकम्पोजर एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाते।
ठीक है, नहीं कर पाते, है ना। इसी तरीके से टेम्परेचर के अलावा बेटा मॉइस्ट कंडीशन या ह्यूमिडिटी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कहने का मतलब ये है कि अगर जिस जगह पे मॉइस्चर अबंडेंट होगा, ठीक है, तो उस जगह पे डिकम्पोजिशन भी ज्यादा होगा, अगर मॉइस्चर कम है तो डिकम्पोजिशन भी कम हो जाता है। तो जैसे डेजर्ट वाली कंडीशन है जहाँ पे एयर के अंदर ह्यूमिडिटी कम होती है, मॉइस्चर कम होता है, वहां पे डिकम्पोजिशन भी बहुत स्लो होगा। और ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट जहाँ पे आपको मॉइस्चर ज्यादा मिलेगा एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, वहां पे आपका डिकम्पोजिशन भी ज्यादा होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो। और उसके अलावा ये जो प्रोसेस होता है डिकम्पोजिशन का, ये टोटली ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट है। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? O2 डिपेंडेंट है। तो ऑक्सीजन जितना ज्यादा अच्छे से अवेलेबल होगा उतना अच्छे से डिकम्पोजिशन हो पाएगा, या डिकम्पोजर्स आराम से काम कर पाएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो। तो एरोबिक कंडीशन होनी मस्ट है यहाँ पे। एनारोबिक कंडीशन में कभी डिकम्पोजर्स काम नहीं कर सकते। तो इसी वजह से जिस सॉइल के अंदर वो डेट्राइटस पड़ा हुआ है उस सॉइल के अंदर एरिएशन कैसा है, एरिएशन का मतलब है कि वहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कितनी है, वो ज्यादा डिपेंड करेगी। अगर जो सॉइल एरिएटेड, पुअरली एरिएटेड होता है तो वहां का डिकम्पोजिशन भी स्लो होगा, और जिस सॉइल में एरिएशन ज्यादा अच्छा होगा वहां पे डिकम्पोजिशन भी ज्यादा होगा। ये सारे के सारे फैक्टर्स थे जो डिकम्पोजिशन को अफेक्ट कर सकते थे। ठीक है, तो ये तो रही बात डिकम्पोजर्स की। ठीक है, अब हम लोग इसकी थ्योरी देख लेते हैं। तो सबसे पहला बताया गया है कि वो प्रोसेस जिसमें ब्रेकडाउन किया जाए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजर द्वारा, किस फॉर्म में? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की फॉर्म में, जहां से CO2, वाटर और न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो जाते हो, उस प्रोसेस को हम लोग डिकम्पोजिशन कहते हैं। और डिकम्पोजिशन एक ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है, और डिकम्पोजिशन का रॉ मटेरियल या शुरुआत डेट्राइटस से होगी। डेट्राइटस क्या है? डेड प्लांट के रिमेन हो सकते हैं, लीव, बार्क और उसका फ्लावर, और उसके अलावा डेड रिमेन ऑफ एनिमल्स या फीकल मैटर। ये आप देख पा रहे हो फीकल मैटर, ये डेड एनिमल है, और ये पड़ी हुई है डेड लीव्स या प्लांट के पार्ट्स। ठीक है, ये डेट्राइटस होता है। उसके अलावा जो डिकम्पोजिशन में स्टेप्स हैं वो क्या होते हैं? सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन होगा। ठीक है, तो आप देख पाए तो ये एक एनिमल पड़ा हुआ था, पहले वो स्वेलअप हुआ क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरियल एक्टिविटी ज्यादा होती है, तो उसके बाद में धीरे धीरे उसको फ्रेगमेंट डाउन कर दिया गया। फ्रेगमेंट डाउन करने के बाद में उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे उसको सॉइल में लीच डाउन करवा दिया गया। लीच डाउन करवाने के बाद में यहाँ पे कैटाबॉलिज्म हुआ। कैटाबॉलिज्म हुआ, और कैटाबॉलिज्म होने के बाद में ध्यान से सुनना, इसका धीरे धीरे ह्यूमिफिकेशन होने शुरू हो गया, यहाँ पे ह्यूमस बननी शुरू हो गई, और ह्यूमस बनने के बाद में आपका जो न्यूट्रिएंट्स थे वो वहां पे ह्यूमस की फॉर्म में प्रेजेंट थे, और जो आपके बैक्टीरिया हैं वो उस ह्यूमस से उन मिनरल्स को फ्री फॉर्म में लाएंगे, और ऐसी जगह पे ज्यादा अच्छी प्लांट ग्रोथ हो पाएगी। तो डिकम्पोजर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके अंदर बेटा? हमारी न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के अंदर। किसके अंदर? न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के अंदर। मतलब कहने का ये है कि सपोज करो, मेरी बात ध्यान से सुनना, प्लांट ने क्या किया? प्लांट ने क्या किया? न्यूट्रिएंट को सॉइल से एब्जॉर्ब किया। ठीक है, तो प्लांट की डेथ हो गई। प्लांट को खाया किसी हर्बीवोर ने, हर्बीवोर ने उन न्यूट्रिएंट्स को या एनर्जी को ले लिया, उसकी डेथ हो गई। उसके अलावा फिर वो आ गया कार्निवोर के पास, कार्निवोर ने उस न्यूट्रिएंट को गेन करा, फिर उसके बाद डेथ हो गई। इन तीनों ही लेवल पे हमारे कौन है? डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर क्या करेंगे? चाहे प्लांट मरे, चाहे हर्बीवोर मरे, चाहे कोई भी कार्निवोर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, कोई भी कार्निवोर मरे, उसका डिकम्पोजिशन करने के बाद उस न्यूट्रिएंट को वापस किसके अंदर पहुंचा देंगे? सॉइल के अंदर, और उस सॉइल से फिर से प्लांट्स ले लेंगे। तो यही चीज होती है न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, जो डिकम्पोजर्स हमारे करवा देते हैं। ठीक है, अब अगली बात ध्यान से सुनना, यहां पे क्या हो गया? सबसे पहला प्रोसेस है फ्रेगमेंटेशन। ध्यान से सुनिएगा, फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि डेट्राइटस को, जो सिंपलर पार्टिकल्स हैं उसमें ब्रेक डाउन करने के प्रोसेस को डेट्रीवोर्स द्वारा फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म हमारा फ्रेगमेंटेशन कर देता है। ठीक है जी। फिर दूसरा स्टेप होता है यहाँ पे लीचिंग। तो जो भी वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट थे वो सॉइल हॉरिजोन के अंदर लीच डाउन कर जाते हैं, और वहां पे जाके प्रेसिपिटेट करके अनअवेलेबल सॉल्ट्स की फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट रहते हैं, लॉक हो जाते हैं वो। ठीक है, तो तीसरा काम होगा वहां पे क्या? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा,
थोड़ा आज बेटा फास्ट ही चलेगा, क्योंकि मुझे कल की क्लास भी आज ही कवर करनी है। जो कल क्लास छूटी है तो वो आज ही कवर करूंगा मैं, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं पानी तो पी लूंगा, चिंता मत कर। आज 3 क्लास ऐसी चली है मेरी, ठीक है। मेरे बोलने की कैपेसिटी है मुझ में, चिंता मत कर, 1 शॉट ही चलेगा, ठीक है। जो कल मैंने रेस्ट किया है बीमारी में, वो आज मैं भरपाई कर दूंगा, चिंता मत करो आप, ठीक है। कैटाबॉलिज्म की बात सुनिए। अब कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, अभी अभी कैपेसिटी यहाँ नहीं, अभी क्रैश कोर्स में देखना स्पीड क्या होती है, क्रैश कोर्स में देखना स्पीड क्या होती है, कैसे पढ़ाया जाता है असली, तो वहां पे देखना असली तांडव। वहां पे मैं दिल्ली में जो है वो जो भोलेनाथ वो करते थे ना, क्या करते थे, तांडव ही करते थे ना, नाचते थे, ऐसे तांडव करता हुआ नजर आऊं मैं यहाँ पे, क्योंकि सिलेबस होगा ज्यादा, समय होगा कम, और वहां पे तो बस 1 शॉट ही चलेगा, वहां पे लिखने का कोई मौका नहीं, कोई कुछ नहीं भाई, सीधा पढ़ो, ठीक है। अब सुनो, आओ समझो जाओ, आओ समझो जाओ, सीधा कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब सुनो मेरी बात। तीसरा प्रोसेस था क्या, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, डेट्राइटस को जो सिंपल और इनऑर्गेनिक मटेरियल में फ्रेगमेंट डाउन किया गया था ना, उसी को फर्दर बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम्स उसे ब्रेक डाउन करेंगे। कैटाबॉलिज्म का मतलब समझते हो ना, किसी मॉलिक्यूल का टूट जाना, सिंपलर फॉर्म में आ जाना, कैटाबॉलिज्म कहलाता है, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबॉलिज्म ये तीनों ही साइमल्टेनियसली होते हैं, ठीक है। हाँ मतलब तुरंत तुरंत होंगे, जैसे सबसे पहले हमारा फ्रेगमेंटेशन हुआ, तुरंत लीचिंग हुई और तुरंत कैटाबॉलिज्म हो जाएगा, मतलब सीधा ये तीनों प्रोसेस एक साथ होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं, एक खत्म तो दूसरा शुरू, दूसरा खत्म तो तीसरा शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, कैटाबॉलिज्म करने के बाद में उस मॉलिक्यूल को ये ह्यूमस बना देते हैं। अब ये ह्यूमिफिकेशन हुआ, जिसमें ह्यूमस की फॉर्मेशन हुई। ह्यूमस क्या था, डार्क अमॉर्फस सब्सटेंस जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट था, और ये ह्यूमस किस चीज से रेजिस्टेंट है, माइक्रोबियल एक्शन से, ये बार बार रिपीट किया था मैंने। और बेटा डिकम्पोजर्स इसे धीरे धीरे जो है डिकम्पोज करेंगे, और ये कॉलोइडल नेचर का है, इसीलिए ये एक न्यूट्रिएंट रिजर्वायर के तौर पे सर्व करता है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने किसी खेत के अंदर या आपके पास में कोई गमले में पौधा उगा हुआ है और वो बहुत वीक है और मरने की स्थिति में और सरवाइव नहीं कर पाएगा, आप उस पौधे को थोड़ा सा ह्यूमस डाल दो, देखना वो नेचुरली अपने आप रीजनरेट कर जाएगा। मतलब ह्यूमस इतना ज्यादा तगड़ा सोर्स होता है न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है जी। तो रिजर्वायर है न्यूट्रिएंट्स का। उसके अलावा उस रिजर्वायर जो न्यूट्रिएंट का था, उसको धीरे धीरे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में रिलीज करवाते रहेंगे, कौन, हमारे माइक्रोब्स। तो ह्यूमस को डिग्रेड करके मिनरल्स को रिलीज करवाना मिनरलाइजेशन कहलाता है। क्लियर हो रही है मेरी बात। अब ये इन्होंने एनसीईआरटी के डायग्राम को दिया हुआ है, ठीक है। डिकम्पोजिशन को इन्होंने बताया कि एक पेड़ था, उसकी लीफ गिरी, ठीक है। लीफ को गिरने के बाद में उसको कुछ इंसेक्ट्स ने और एनिमल्स ने खाया, और वो एनर्जी जो इस लीफ में थी, वो एनर्जी फूड चेन या फूड वेब में एंटर हो गई। और एंटर होने के बाद जब ये इसे खा रहे थे, हमारे जो अर्थवॉर्म थे, उसके बाद कुछ न्यूट्रिएंट उसमें से सॉइल के अंदर लीच डाउन हो गए, और डिकम्पोजर्स ने, देखो, फर्दर डिकम्पोजिशन अर्थवॉर्म बैक्टीरिया या सॉइल माइट्स के अंदर लिया गया, मतलब इन्होंने किया, जो फंजाई है, इन्होंने डेट्रीवोर्स को और डिकम्पोजर्स को दोनों का एक्शन एक साथ ही दिखा दिया है। इन्होंने डेट्रीवोर्स का और डिकम्पोजर्स का एक्शन एक साथ दिखा दिया है, और उसके बाद में इन्होंने ये बताया कि या तो सीधा पार्शली डिकम्पोजर इसे कंज्यूम कर लेंगे, और लेटर ऑन वो न्यूट्रिएंट्स हमारे फिर से सॉइल में चले जाते हैं, और सॉइल से फिर से प्लांट उसे ले लेता है। मतलब ये जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, इसको करवाने में हमारे डिकम्पोजर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप सभी। अब यहाँ पे बात की गई है फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो डिकम्पोजिशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो सबसे पहला है केमिकल कंपोजिशन उस डेट्राइटस का। अगर वो डेट्राइटस बेटा लिग्निन और काइटिन से बना हुआ है, तो वहां पे डिकम्पोजिशन स्लो होगा, क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। और दूसरे, अगर वो मॉलिक्यूल आपका नाइट्रोजन में और वाटर सॉल्युबल शुगर्स के अंदर रिच होता है, तो उसका डिकम्पोजिशन क्विकर होगा, फास्ट होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो, सिंपल मॉलिक्यूल है तो डिकम्पोजिशन ज्यादा फास्ट है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम तोड़ने पड़ेंगे उन्हें। अब इसी तरीके से क्लाइमेटिक फैक्टर में आता है टेम्परेचर और सॉइल का मॉइस्चर। अगर वार्म और मॉइस्ट एनवायरमेंट है तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन ज्यादा क्विक होगा। टेम्परेचर कम है और एनारोबिक कंडीशन है, मतलब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम है, तो ऐसी कंडीशन में बेटा ऑर्गेनिक मैटर वहां पे बिल्डअप होता चला जाएगा, मतलब डिकम्पोजिशन का रेट इतना ज्यादा फास्ट नहीं होगा, ठीक है जी। आपने देखा है जो फॉजल्स बन जाते हैं बहुत सारे,
बर्फ में क्यों बनते हैं? क्योंकि डिकम्पोजिशन उनका नहीं हो पाता, वो लॉन्ग टर्म तक उसी बर्फ में दबे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो स्किन और हेयर्स हैं वो इंटैक्ट रहते हैं उन पे, और लॉन्ग टर्म तक वो जो है इसी फॉर्म में पड़ा रहता है एनिमल, उसकी बॉडी के जो टिश्यूज हैं वो भी बिल्कुल ठीक ठाक फॉर्म में मिल जाते हैं अगर बर्फ में दबे हुए हो। क्यों? क्योंकि वहां की डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब ध्यान से सुनना, अब अगली बात आती है एनर्जी फ्लो की। ठीक है, हमने दो कंपोनेंट खत्म किए हैं, प्रोडक्टिविटी और दूसरा डिकम्पोजिशन। अब सबसे बड़ा टॉपिक इस चैप्टर का अगर है कोई तो वो एनर्जी फ्लो है, और एनर्जी फ्लो में बहुत आसान सी बातें आपको पढ़नी है, जिसमें से फूड चेन, फूड वेब को पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं क्या, कि जो इस सन है बेटा, इस धरती पे जो सोर्स है एनर्जी का, सारे इकोसिस्टम के अंदर केवल एक इकोसिस्टम जो है वो इससे अफेक्ट नहीं होता, वो है डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट। कहने का मतलब ये है कि जब मैंने कभी आपको हाइड्रोथर्मल वेंट के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जहां पे दो टेक्टोनिक प्लेट मिलती हो उस जगह पे गैप रह जाता है ओशियन के फ्लोर पे, जिसमें पानी अंदर जाने के कारण नीचे मोल्टन लावा होता है, और वो क्या करता है, इस वाटर को वापस बैकफ्लो मार देता है, और उसमें डिजोल्व न्यूट्रिएंट होते हैं जो मिलके यहाँ पे इकट्ठे होते चले जाते हैं, जिससे कि एक चिमनी जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, और यहाँ से वार्म वाटर न्यूट्रिएंट के साथ में रिलीज हो रहा होता है। तो कुछ मरीन वॉर्म जैसे एनिमल्स होते हैं वो जिस जगह पे रहते हैं, और यहाँ पे जो हीट, ये जो वाटर होता है ना, उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है, 100-200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर वाला वाटर, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर वाला वाटर इस जगह पे रिलीज होता है। तो उसी एनर्जी को यूज करते हैं कुछ मरीन वॉर्म, और इस एनर्जी को जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। तो अगर इस धरती पे सनलाइट खत्म होती है तो सारे इकोसिस्टम खत्म होंगे, लेकिन डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट में रहने वाले एनिमल्स जैसे कि मरीन वॉर्म जैसे एनिमल नहीं खत्म होने वाले। ठीक है जी, तो सनलाइट अल्टीमेट सोर्स है सारे इकोसिस्टम के लिए, और इस धरती पे जितनी भी प्रोडक्टिविटी हो रही है उसके लिए सनलाइट रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन सनलाइट जो हमारे पास में आती है 100%, उसमें से सारी सनलाइट को यूज नहीं किया जा सकता, उसमें से बेटा लेस देन 50% सनलाइट है जो हमारी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है, और उसमें से केवल 2 से 10% ही लाइट को प्लांट्स कैप्चर कर पाते हैं और फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे इसमें से। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो आप ये सोचिए कि 2 से 10% सनलाइट आ रही है, उसको लेके हम इतना फोटोसिंथेसिस करके प्लांट हमारी प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, तो अगर हम लोग ज्यादा सनलाइट को यूज कर पाए हमारे प्लांट्स को कितनी प्रोडक्टिविटी होगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? ज्यादातर सनलाइट हमारी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट हो जाती है, और कुछ आती है, क्यों? क्योंकि देखिए कुछ जोन होता है जो हमारी सनलाइट आ रही है उसमें सारे जोन की लाइट हमारे प्लांट्स अवेलेबल नहीं कर सकते, मतलब प्लांट पे यूजफुल नहीं है। उसमें से कुछ जो ब्लू और रेड रीजन वाली लाइट होती है, अगर फोटोसिंथेसिस में पड़ा हो, मतलब कौन सी 400 से 700 नैनोमीटर की जो बीच की लाइट है, वो तो प्लांट को अच्छी है, अवेलेबल जो मिलेगी तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे। आप अगर कोई अदर लाइट देते हो तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करते। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे बात की गई है कि जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है उसमें से 50% से कम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन या पार रेडिएशन होते हैं। और बेटा हमारे प्लांट्स और कुछ फोटोसिंथेटिक या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं जिनको हम लोग सारे ऑटोट्रॉफ्स के अंदर रखते हैं, क्योंकि ये अपने फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं खुद से बिना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होके। तो ये क्या कर सकते हैं, ये सोलर एनर्जी को फिक्स करते हैं और फूड बनाते हैं, मतलब केमिकल एनर्जी की सिंथेसिस करवा देते हैं। अब दूसरी बात बोली गई है कि प्लांट केवल 2 से 10% लाइट को ही कैप्चर कर पाते हैं इस पार रेडिएशन में, और इस एनर्जी को ही सस्टेन करके हमारा एंटायर लिविंग वर्ल्ड जी रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और दूसरी बात बेटा, यहाँ पे इकोसिस्टम में दो लॉज लगती हैं। देखिए यहाँ पे सेकंड लॉ की बात की गई है, लेकिन फर्स्ट लॉ की बात नहीं की। फर्स्ट लॉ मैं बता देता हूँ थर्मोडायनेमिक्स की। देखिए यहाँ पे पहली लॉ कहती है, फर्स्ट लॉ कहती है थर्मोडायनेमिक्स की, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पे जो सनलाइट हमारे पास में आई, वो एनर्जी को प्लांट ने यूज किया, फिर वो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई, उसको हर्बीवोर्स के पास ट्रांसफर कर दिया गया, हर्बीवोर से उस एनर्जी को कार्निवोर के पास ट्रांसफर कर दिया गया, ट्रांसफर होने के बाद में हर्बीवोर से कार्निवोर, कार्निवोर से सेकेंडरी टर्शरी कार्निवोर्स तक गया, और सब जब ये मर गए
तो इनसे सारी एनर्जी ट्रांसफर होगी किसके पास में, डिकम्पोजर्स के पास में। डिकम्पोजर्स ने उसे फिर से क्या किया, डिकम्पोज किया और न्यूट्रिएंट की फॉर्म में फिर अवेलेबल करा दिया किसको, प्लांट को। तो क्या हुआ, एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती, क्रिएट नहीं की जा सकती, खत्म नहीं की जा सकती, डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर की जा सकती है। तो ये लॉ यहाँ पे इकोसिस्टम में बिल्कुल फिट बैठ रही है। लेकिन दूसरी लॉ यहाँ पे क्या कहती है, दूसरी लॉ ये कह रही है कि बेटा इकोसिस्टम में हमें न्यूट्रिएंट की एनर्जी की कांस्टेंट सप्लाई चाहिए ताकि सिंथेसाइज किया जा सके मॉलिक्यूल्स का। और मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस करने के लिए क्या किया जा रहा है, एनर्जी आ रही है, किस फॉर्म में आ रही है, सनलाइट की फॉर्म में आ रही है। और ये सनलाइट की वजह से सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो फूड मॉलिक्यूल की सिंथेसिस कर पा रहे हैं। और इसी वजह से हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें एंट्रोपी को काउंटरएक्ट किया जा सकता है। एंट्रोपी का मतलब होता है ज्यादा डिस्टरबेंस का होना। किसका होना, ज्यादा डिस्टरबेंस का होना। तो जितनी ज्यादा एंट्रोपी उतना ज्यादा डिस्टरबेंस। तो अगर यहाँ पे एनर्जी अवेलेबल रहेगी उतना ही इकोसिस्टम में डिस्टरबेंस भी कम रहेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये बात यहाँ पे काउंटरएक्ट करने के लिए की गई है एंट्रोपी के। काउंटरएक्ट मतलब, एंट्रोपी मतलब ज्यादा डिस्टरबेंस। तो ज्यादा डिस्टरबेंस को कैसे काउंटरएक्ट किया जा सकता है, एनर्जी की अवेलेबिलिटी करके। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो ये तो बात की गई यहाँ पे दूसरी लॉ की। अब इसके अंदर बात क्या की गई है कि हमारे जो है ना, जो एनर्जी को सनलाइट की ले रहे हैं, हमने उनकी फूड के नेचर के बेसिस पे कि वो ऑर्गेनिज्म किस तरीके का फूड खाता है, हमने उन्हें अलग अलग ट्रॉपिक लेवल में बांट दिया है। तो सबसे पहला ट्रॉपिक लेवल जो आता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, सबसे पहला ट्रॉपिक लेवल आता है बेटा प्रोड्यूसर्स का ट्रॉपिक लेवल। मतलब जो ऑटोट्रॉप्स हैं, सारे के सारे प्लांट्स सब हमारे प्रोड्यूसर्स आते हैं। और ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है। ठीक है जी। और हमारे ये जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं ये वेरी कर सकते हैं। मतलब अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है तो वहां पे ग्रास हो सकती है, ट्रीज हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम है तो वहां पे ज्यादातर ट्रीज, वुडी प्लांट नहीं मिल पाएंगे। आपको वहां पे कैसे मिलेंगे, एल्गी, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ठीक है, जू प्लैंक्टन बेटा कंज्यूमर में आता है, ये मैं प्रोड्यूसर्स की बात कर रहा हूँ। तो फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी जैसे एनिमल्स, प्लांट्स ज्यादा मिलेंगे वहां पे। उसके अलावा कुछ अदर हमारी एल्गी की जो बड़ी एल्गीज हैं और थोड़े बहुत जो हाइड्रिला है, इस तरीके के हायर प्लांट मिल सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ट्रॉपिक लेवल होता है किसका, प्रोड्यूसर का, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जो सनलाइट को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए। और दूसरा इनके ऊपर जो डिपेंड होते हैं उन्हें कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर यहाँ पे सेकंड ट्रॉपिक लेवल होता है। प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर आते हैं हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आते हैं। फिर होता है हमारा टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर जो होगा हमारा वो होता है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो मेरी बात समझ पा रहे हैं, उनकी फूड के नेचर पे, जो ऐसा उनका फूड को खाने का नेचर है, उस बिहेवियर पे हमने इनको ट्रॉपिक लेवल पे बांट दिया। अब एक ट्रॉपिक लेवल में कई तरीके की स्पीशीज हो सकती हैं अगर उनका मोड ऑफ फीडिंग एक जैसा है तो। अगर वो सारे के सारे प्लांट ईटर्स हैं तो वो एक ग्रुप में आ जाएंगे या एक ट्रॉपिक लेवल में आ जाएंगे, जिन्हें हम हर्बीवोर या प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, प्रोड्यूसर कौन है, वो ऑर्गेनिज्म जो फूड को सिंथेसाइज कर सकते हो, जो ऑटोट्रॉपिक हो, जो फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल हो। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर हर्बेशियस और वुडी प्लांट मेजर हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। लेकिन एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी और कुछ हायर प्लांट जैसे हाइड्रिला जैसे, वो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, ज्यादातर रिच हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो एनर्जी ट्रैप की गई प्रोड्यूसर द्वारा, उसी को पास किया जा सकता है किसके पास, कंज्यूमर्स के पास में। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? अब दूसरा इसी के तरह जैसे हम लोगों ने प्रोड्यूसर्स की बात की, अब हमारे दूसरा लेवल होता है जिन्हें कंज्यूमर कहा जाता है या हेटरोट्रॉप कहा जाता है। अब हेटरोट्रॉप के अंदर तो बहुत सारी डाइवर्स फॉर्म है, वो हर्बीवोर है, कार्निवोर है, ओमनीवोर है, स्कैवेंजर है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? पैरासाइट है, कोई भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि जो भी एनिमल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होता हो प्लांट के ऊपर, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, कंज्यूमर या हेटरोट्रॉप कह देते हैं। और हमने इनको बांट दिया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर में। सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर होते हैं, जो डायरेक्टली प्लांट्स को खाएंगे, जैसे इंसेक्ट, बर्ड, मैमल और मोलस्कस। और उसके अलावा सेकेंडरी कंज्यूमर या प्राइमरी कार्निवोर, जो इन हर्बीवोर्स को खाते हो, जैसे कि फ्रॉग है, फॉक्स है, मैन है।
और इसके अलावा टर्शियरी कंज्यूमर जो सेकेंडरी कार्निवोर है, जो प्राइमरी कार्निवोर को खाते हो, जैसे कि टाइगर और लायन। ठीक है, अब आप कहोगे कि ह्यूमन कौन से लेवल पे आता है, तो ह्यूमन किसी भी लेवल पे आ सकता है, डिपेंड करेगा कि वो क्या खाता है। अगर वो प्लांट ईटर है तो प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल या फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में होगा, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, सॉरी फर्स्ट में तो हमेशा प्लांट्स ही होते हैं, सेकंड ट्रॉपिक लेवल में होगा। अगर वो छोटे मोटे एनिमल्स को खा लेता है तो उसे हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर में रख देंगे, और अगर वो बड़े एनिमल या बड़ी फिशेस को खाता है तो वो हमारा टर्शरी कंज्यूमर में आ जाएगा। तो मोड ऑफ फीडिंग के बेसिस पे हम ह्यूमन को किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे रख सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगली बात की गई है कि जी जी बेटा, स्कैवेंजर्स को किस कैटेगरी में रखा गया है? देखो यही फूड चेन की थोड़ी सी कमियां हैं। देखो मैं आपको बताऊं, हालांकि चैप्टर में नहीं है, लेकिन हम जब कभी, एक सबसे बड़ी किताब है इकोलॉजी की, ओडम की, ओडम की किताब सबसे तकड़ी होती है। मतलब हायर लेवल जब इकोलॉजी पढ़ोगे आप तो बहुत पूरी एक पूरा सब्जेक्ट है इकोलॉजी, मतलब जितनी आपकी एनसीईआरटी है इतना ही डाइवर्स इकोसिस्टम या इकोलॉजी है, उसमें बहुत कुछ पढ़ना होता है। तो वहां पे पढ़ाया जाता है कि जो फूड चेन होती है ना, उसमें बहुत सारी डिमेरिट्स हैं। डिमेरिट्स में सबसे पहले डिमेरिट ये है कि कोई भी आइडियल फूड चेन कभी नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है। कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज करो एक ग्रास थी, अब इस ग्रास को ग्रास होपर ने खाया, तो इस ग्रास होपर को ग्रास नहीं मिलेगी, अगर कोई लीव मिलेगी तो ग्रास होपर मना कर देगा क्या? खाएगा। अगर ग्रास होपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को इस ग्रास होपर की जगह कोई दूसरा इंसेक्ट मिल जाए तो क्या फ्रॉग कहेगा नहीं जी मैं उसे नहीं खाऊंगा, मैं तो ग्रास होपर ही खाऊंगा? तो पहली बात तो कभी भी लीनियर फूड चेन जो होती है हमारी, एक एनिमल के ऊपर दूसरा एनिमल, तीसरा एनिमल, ऐसे दिखाते हैं, तो फूड चेन कभी भी ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती हमारी नेचर में, ये रियलिस्टिक मॉडल कंडीशन नहीं है। और दूसरा, डिकम्पोजर को कहीं पे भी जगह नहीं दी गई है हमारी फूड चेन में, डिकम्पोजर कहीं है नहीं है। स्कैवेंजर्स को कोई स्पेशल कोई पोजीशन दे रखी है? नहीं दे रखी। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इन सबको अलग अलग इन्होंने तो बस केवल फूड के बेसिस पे कि एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाएगा, दूसरा तीसरे को खाएगा, इंटर्न उसी को लगा के एक फूड चेन बना रखी है। क्लियर हो रही है मेरी बात? और हमारी जो फूड चेन हो सकती है मैक्सिमम 5 ट्रॉपिक लेवल से ज्यादा नहीं जा सकती। कभी भी फूड चेन 5 ट्रॉपिक लेवल तक मैक्सिमम जाएगी, 1 2 3 4 5, 5 से ज्यादा नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा बड़ी फूड चेन होगी उतनी ज्यादा एनर्जी की अवेलेबिलिटी टॉप लेवल पे कम हो जाती है। क्यों? 10% लॉ लग जाती है इसकी। आपने 10% लॉ देखी है, सुनी है इसके बारे में? तो 10% लॉ लग जाने के कारण एनर्जी की अवेलेबिलिटी सबसे टॉप वालों के लिए बहुत कम हो जाती है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे फूड चेन जो है हमने क्या किया है, वो चेन जिसमें फीडिंग रिलेशनशिप को डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर दिखाया जाता हो उसे ही फूड चेन कह दिया जाता है। ठीक है, तो फूड चेन दो तरीके की हो सकती है, एक होती है डीएफसी, एक होती है जीएफसी। जीएफसी है ग्रेजिंग फूड चेन, और एक होती है डेट्राइटस फूड चेन। ध्यान से सुनना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। मैंने पहला बोला ग्रेजिंग फूड चेन जीएफसी, और दूसरा है डेट्राइटस फूड चेन डीएफसी। इन दोनों में अंतर क्या होता है? तो बेटा ग्रेजिंग फूड चेन आपको ज्यादा प्रोमिनेंट मिलती है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। कहां पे? एक्वेटिक इकोसिस्टम में। ठीक है, और डेट्राइटस फूड चेन ज्यादातर आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ज्यादा मिलेगी। किसमें? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डेट्राइटस फूड चेन ज्यादा मिलेगी। इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन बन सकता है कि आपको किस इकोसिस्टम में किस तरीके की फूड चेन मिलने वाली है। ठीक है, दूसरी बात ध्यान से सुनना, ये हमेशा ग्रेजिंग फूड चेन शुरू होती है प्रोड्यूसर से या लिविंग प्लांट से। किससे? प्रोड्यूसर से या किसी भी लिविंग प्लांट से। और डेट्राइटस फूड चेन शुरू होती है हमेशा डेड ऑर्गेनिक मैटर से या डेट्राइटस से। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रही है? ग्रेजिंग फूड चेन बहुत लंबी हो सकती है, 5 ट्रॉपिक लेवल तक हो सकती है, लेकिन डेट्राइटस फूड चेन में 3 ट्रॉपिक लेवल से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है जी, मतलब डेड बॉडी, उस डेड बॉडी के ऊपर डेट्रीवोर, और डेट्रीवोर को खाने वाली कोई बर्ड, तो ये 3 ही ट्रॉपिक लेवल हो सकते हैं। लेकिन ग्रेजिंग फूड चेन में प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है, या इसी के अंदर टॉप कार्निवोर को कर दीजिए तो कई ट्रॉपिक लेवल बढ़ सकते हैं। तो ग्रेजिंग फूड चेन ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है मुकाबले डेट्राइटस फूड चेन के। डेट्राइटस फूड चेन सिंपल होती है, लेकिन ये दोनों फूड चेन आपस में इंटरलिंक्ड होती है। कैसे? बेटा यहाँ पे सपोज करो डेट्रीवोर में अर्थवॉर्म था, तो उस अर्थवॉर्म को इस सेकेंडरी कंज्यूमर में से कोई बर्ड खा सकती है? नहीं खा सकती। तो ये दोनों की दोनों फूड चेन आपस में लिंक हो जाती है एक दूसरे से। क्लियर हो रही है मेरी बात आपको? तो ये दोनों फूड चेन है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं, डिफरेंस क्या होने वाला है।
तो ध्यान से सुनना, ग्रेजिंग फूड चेन में सबसे पहले लिखा हुआ है कि प्राइमरी कंज्यूमर फीड करेगा लिविंग प्लांट के ऊपर। लिविंग प्लांट से शुरू होती है। ग्रेजिंग का मतलब है खाना, किसको? ग्रासेस को खाना। ग्रेजिंग उसी को कहा जाता है। तो प्लांट को, ग्रास को खाया प्रोड्यूसर को किसी गोट ने, गोट को खाया मैन ने, और मैन ये मरा नहीं है यहाँ पे, तो इन्होंने दिखाया हुआ है। गोट के ऊपर आप किसी अदर एनिमल को दिखा सकते थे और इस एनिमल को आप मैन को दिखा सकते थे। तो फूड चेन तो बड़ी हो सकती है जो ग्रेजिंग वाली है, लेकिन डेट्राइटस फूड चेन जो है वहां पे शुरुआत होती है किससे? डेट्राइटस से या डेड ऑर्गेनिक मैटर से। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको, जैसे डेड लीफ थी, उसको किसी वुड लाउस, मतलब एक हमारा रेट्रीवोर है, उसने खाया और इसको ब्लैक बर्ड ने खा लिया। तो यहाँ पे इसको मैंने अर्थवॉर्म कंसीडर कर लिया। तो सपोज करो ये जो बर्ड है ये इस अर्थवॉर्म को भी तो खा सकती है, तो ये दोनों फूड चेन आपस में क्या हो जाएंगी? इंटरलिंक्ड हो सकती है। तो जो डेट्राइटस फूड चेन है वो छोटी होती है, ग्रेजिंग फूड चेन वो बड़ी होती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? अब नहीं बेटा, आप कोई भी फूड चेन लगे, इन्होंने एग्जांपल लिया हुआ है इसके तौर पे। अब अगली बात ध्यान से सुनना, डेट्राइटस के ऊपर कौन एक्शन लेने वाला है? डिकम्पोजर। अब डिकम्पोजर क्या करते हैं ये बात मैंने आपको बताई है। मैंने क्या बताया है? फंजाई या बैक्टीरिया किसी भी मटेरियल को जब ब्रेक डाउन करेंगे तो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट कर देते हैं, जो कि डेट्राइटस को सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में तोड़ देगा और उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो एनर्जी या न्यूट्रिएंट वो ले रहे हैं वो किससे ले रहे हैं? वो इन्हीं डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके वो लोग लेने वाले हैं। ठीक है जी। अब अगली बात की गई है एनर्जी फ्लो के अंदर ही कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में कौन सी ज्यादा फूड चेन हो सकती है? ग्रेजिंग फूड चेन मेजर कंडक्ट ऑफ एनर्जी है फ्लो किसके अंदर? एक्वेटिक इकोसिस्टम में। लेकिन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन सी है? डीएफसी के थ्रू ज्यादा एनर्जी का फ्लो होता है। एनर्जी का फ्लो समझ पा रहे हो ना? एनर्जी कैसे फ्लो हो रही है? सनलाइट से आई एनर्जी इस अर्थ पे, प्लांट्स ने उस एनर्जी को कन्वर्ट किया, प्लांट को हर्बीवोर ने खाया तो एनर्जी ट्रांसफर होगी किसके पास? हर्बीवोर के पास। हर्बीवोर को खाया किसने? प्राइमरी कार्निवोर ने, वो उसके पास ट्रांसफर हो गई। प्राइमरी कार्निवोर से वो किसमें चली गई? सेकेंडरी कार्निवोर में। तो एनर्जी ट्रांसफर होती चली जा रही है, इसी चीज को कहा जाता है एनर्जी फ्लो। और हमेशा याद रखना, एनर्जी का जो फ्लो होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा, कभी भी बाय डायरेक्शनल एनर्जी का फ्लो नहीं हो सकता। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोड्यूसर उल्टा हर्बीवोर को खाने लग जाए। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। या हर्बीवोर पहले कार्निवोर को, तूने मुझे खाया था मैं तुझे खाऊंगा, ले एनर्जी मिलेगी मेरे को मेरे वापस, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा एनर्जी का, इस बात को याद रखना। और जब बहुत सारी फूड चेन इंटरलिंक्ड हो जाती हैं एक साथ तो बन लेती हैं फूड वेब। फूड वेब फूड चेन के ऊपर एडवांटेजियस है। कैसे एडवांटेजियस है? रियलिस्टिक कंडीशन को शो करती है हमारी फूड वेब। क्यों? क्योंकि एक एनिमल के ऊपर कई एनिमल खाने वाले हो सकते हैं और एक एनिमल के कई फूड अल्टरनेटिव हो सकते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि भाई ये ग्रास ओवर को इसने फ्रॉग ने खाया, या इसी ग्रास ओवर को कोई रेट भी खा सकता है, या इस रेट को कोई पाथन भी खा सकता है, कोई हॉक भी खा सकती है, कोई वुल्फ भी खा सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? अब ऐसा है, सपोज करो इस वुल्फ को ये एक चिड़िया का नाम दे रखा है इन्होंने, थ्रस्ट। अब इसने इस बर्ड को देखा, बोला जी मेरा तो फूड यही है, अब ये चिड़िया मिलेगी तो ही मैं खाऊंगा, उसको दूसरा एनिमल मिल रहा है, तो क्या ये वुल्फ मना कर देगा नहीं मैं नहीं खा रहा? खाएगा। तो फूड चेन में फूड अल्टरनेटिव नहीं होते, फूड वेब में फूड अल्टरनेटिव दिए जाते हैं। और एक्चुअल जो रियल कंडीशन है हमारे नेचर में या इकोसिस्टम में वो फूड वेब है, फूड चेन नहीं है, फूड वेब है। क्लियर हो रही है? और फूड वेब कैसे बनती है? जब बहुत सारी फूड चेन एक आपस में इंटरलिंक्ड हो जाए। देखो यहां से शुरुआत हो रही है प्रोड्यूसर से, और ये देखिए इंटरलिंक्ड है, एक फूड चेन यहाँ पे, दूसरी फूड चेन यहाँ पे, तीसरी फूड चेन यहाँ पे, चौथी फूड चेन यहाँ पे। तो 4 फूड चेन को इंटरलिंक करके बनाया गया है इस फूड वेब को, जिसमें एक एनिमल डायरेक्टली इनडायरेक्टली दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट है, और एक एनिमल के पास में कई अल्टरनेटिव हैं, और उस एनिमल के ऊपर कई एनिमल हैं जो उसे खा सकते हैं। ठीक है? तो यहां पे बात की गई है कि जो बात मैंने आपको पहले बताई थी कि डीएफसी को जीएफसी से आप कनेक्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? कि कुछ ऑर्गेनिज्म डीएफसी के, जैसे अर्थवर्म प्रे बन सकता है किसके लिए? जीएफसी एनिमल के लिए। जैसे कि एनिमल, अब इन्होंने दूसरी बात यहां पे जोड़ दी है कि कुछ इंटरकनेक्शन फूड चेन के क्या कहला देते हैं? फूड वेब कहला देते हैं। ठीक है जी। अब अगली बात ध्यान से सुनना, अब इन्होंने क्या किया है, ऑर्गेनिज्म की फीडिंग बेसिस पे फूड चेन के हिसाब से हमने उन्हें क्या है, ट्रॉपिक लेवल में बांट दिया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि उस एनिमल का
स्पेसिफिक प्लेस किसी फूड चेन में अगर दे दिया गया हो, वही जो प्लेस दिया गया है वो उसका ट्रॉपिक लेवल है। और ट्रॉपिक लेवल देने का आधार क्या है कि क्या खाता है वो। अब मैंने बताया एक ट्रॉपिक लेवल में कई एनिमल्स हो सकते हैं, कई अलग तरीके की स्पीशीज हो सकती हैं जिनका कॉमन फूड सोर्स हो। तो सबसे पहला ट्रॉपिक लेवल है प्राइमरी प्रोड्यूसर। हालांकि प्राइमरी टर्म यहाँ पे यूज क्या ही क्यों किया गया है, तो एक ही का प्रोड्यूसर हो सकते हैं, है ना। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्लांट, फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास और ट्रीज। उसके अलावा प्राइमरी कंज्यूमर। सेकंड ट्रॉपिक लेवल हर्बीवोर, ज़ूप्लैंक्टन, ग्रासहोपर, काउ। और सेकेंडरी कंज्यूमर में थर्ड ट्रॉपिक लेवल कार्निवोर, बर्ड, फिशेस और वुल्फ। और टर्शियरी कंज्यूमर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल या टॉप कार्निवोर, मैन और लायन आ जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? बहुत आसान सी बात है, इसमें मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं। अब अगली बात ये बताना चाहते हैं कि फूड चेन में हम लोग डिकम्पोजर्स को कैसे लिंक कर सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा कि जैसे सन से जो एनर्जी आई उसको प्लांट ने यूज किया, प्लांट से कुछ एनर्जी रेस्पिरेटरी लॉस या हीट लॉस की फॉर्म में रिलीज हो गई, और वो एनर्जी किसको मिल गई, हर्बीवोर को मिल गई। हर्बीवोर से कुछ रेस्पिरेटरी लॉस या हीट की फॉर्म में निकला, और वो हमारी ट्रॉपिक लेवल या सेकेंडरी कंज्यूमर को मिल गया या कार्निवोर को मिल गया। वहां से एनर्जी गई हीट की फॉर्म में या रेस्पिरेटरी लॉस की फॉर्म में, वो हमारे टॉप कार्निवोर को मिल जाती है। ठीक है। और हर ट्रॉपिक लेवल में जब चाहे ये मर जाए, चाहे ये मर जाए, चाहे ये मर जाए, चाहे ये मर जाए, ये सब जाके क्या बनना है, इसका डिकम्पोजिशन होना है। तो डिकम्पोजर्स को जो एनर्जी मिल रही है वो किसी भी ट्रॉपिक लेवल से मिल सकती है। डिकम्पोजर्स को जो एनर्जी मिलेगी वो किसी भी ट्रॉपिक लेवल से मिल सकती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा? ठीक है। तो एनर्जी का फ्लो इन्होंने डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे दिखाया हुआ है, और एनर्जी का फ्लो हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, वापस एनर्जी का नहीं हो सकता। एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनि डायरेक्शनल। क्लियर हो रही है मेरी बात सभी को? चलिए अब आगे की बात सुनिए। यहां पे एनर्जी फ्लो के अंदर ही बेटा इन्होंने एक टर्म दिया हुआ है कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। कैसे बताया था? मैंने आपको बोला कि ये पहला ट्रॉपिक लेवल है जिसमें प्रोड्यूसर है, ध्यान से सुनना। ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है जिसमें सारे प्लांट्स हैं। फिर ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल है जिसमें हमारे प्राइमरी कंज्यूमर है। ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल हो गया बेटा, सेकंड ट्रॉपिक लेवल हो गया जिसमें सारे के सारे हर्बीवोर हैं। फिर ये हमारा आ जाएगा, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, ये प्राइमरी कार्निवोर हो जाते हैं। ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो गया। ठीक है जी। अब इसके बाद में हमारा फोर्थ ट्रॉपिक लेवल मैं बना दे रहा हूं, ये रहा, जो हमारे टॉप कार्निवोर्स आ जाते हैं या टर्सरी कंज्यूमर इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है जी, टर्सरी कंज्यूमर आ जाएंगे। ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल वाले हैं, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल वाले हैं। अब सपोज करो प्लांट ने क्या किया, सनलाइट को लिया, और सनलाइट को लेने के बाद में जो एनर्जी यहाँ पे अवेलेबल थी उससे इन्होंने 10,000 किलो जूल एनर्जी को बनाया। ठीक है, या ट्रैप किया। अब उसमें से 90% जो होगा एनर्जी का वो तो हो जाएगा रेस्पिरेटरी लॉस, केवल 10% एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, और इसके पास पहुंचेगी केवल 1000 किलो जूल एनर्जी। ठीक है जी, 1000 किलो जूल एनर्जी। यहाँ से फिर 90% क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी लॉस, और इसमें से केवल 10% एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसफर, और इसके पास पहुंच जाएगी कितनी, 100 किलो जूल है, 100 किलो जूल एनर्जी यहाँ पे पहुंच जाएगी। 100 किलो जूल में से, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पे से 90% एनर्जी फिर से रेस्पिरेटरी लॉसेस में चली जाएगी, 10% एनर्जी का ट्रांसफर होगा, और इसके पास पहुंचेगी कितनी, 10 किलो जूल एनर्जी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप जैसे ही सक्सेसिवली ट्रॉपिक लेवल में बढ़ते चले जाएंगे तो एनर्जी का लेवल क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, ध्यान से सुनना, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी तो रिड्यूस होती है लेकिन क्वालिटी ऑफ एनर्जी इंक्रीज होती है ऊपर की तरफ। अब क्वालिटी ऑफ एनर्जी की बात कहने का ये था मतलब मेरा कि सपोज करो प्रोड्यूसर्स को खाया हर्बीवोर ने, तो हर्बीवोर जब खाएगा तो उसके अंदर अनडाइजेस्टेड सेलुलोज जो होता है वो ज्यादा होगा। लेकिन जब ये सेकेंडरी कार्निवोर इसको खाएगा तो ये फ्लैश खा रहा होगा। फ्लैश की जो कैलोरिफिक वैल्यू होती है वो प्लांट से ज्यादा होती है। मतलब आप फैट को खाओगे और एक तरफ खा रहे हो आप कार्बोहाइड्रेट, तो ज्यादा किलो कैलोरी किसमें एनर्जी होती है, फैट के अंदर। तो क्वालिटी ऑफ एनर्जी ऊपर बढ़ती है लेकिन क्वांटिटी ऑफ एनर्जी घटती चली जाती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने यही बोला गया है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज होगी जब सक्सेसफुली ट्रॉपिक लेवल पे आप जाते चले जाओगे। और उसकी बात यहाँ पे की गई है कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मरेगा वो डेड बायोमास बना लेता है, डेट्राइटस बना लेता है। और यही डेट्राइटस, मैंने आपको क्या बताया कि चाहे इस लेवल पे कोई एनिमल मरे, ध्यान से सुनना मेरी बात,
चाहे ये मरे ये भी डिकम्पोजर के पास जाएगा, ये मरे ये भी डिकम्पोजर के पास जाएगा, ये जाए ये भी डिकम्पोजर के पास जाएगा, और चाहे ये मर जाए ये भी डिकम्पोजर। तो हमारे पास में कोई भी एनिमल, प्लांट या किसी भी ट्रॉपिक लेवल का ऑर्गेनिज्म मर रहा है तो उसका जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है या डेट्राइटस है उसको कौन खत्म करेगा? डिकम्पोजर्स खत्म करने वाले हैं। और डिकम्पोजर्स को एनर्जी कहां से मिल रही है? इन सारे ट्रॉपिक लेवल से मिल रही है। और फूड चेन की डिमेरिट क्या है? डिकम्पोजर को किसी भी जगह में नहीं रखा गया है ट्रॉपिक लेवल में, ये हर ट्रॉपिक लेवल पे होते हैं। ठीक है, ये डिमेरिट है हमारी किसकी? फूड चेन की। अब अगली बात की गई है कि ऑर्गेनिज्म जो हर ट्रॉपिक लेवल पे हैं वो हमेशा लोअर ट्रॉपिक लेवल वाले को खाएंगे, यही बात की गई। देखो ये हायर ट्रॉपिक लेवल है, ये लोअर ट्रॉपिक लेवल वाले को खाएगा, ये हाई ट्रॉपिक लेवल है, ये लोअर ट्रॉपिक को खाएगा, ये इसको खाएगा। तो हायर ट्रॉपिक लेवल हमेशा लोअर ट्रॉपिक लेवल वाले के ऊपर डिपेंडेंट होगा, किसके लिए? एनर्जी के लिए या फूड के लिए अपने। ठीक है जी। अब अगली बात यहां पे की गई है कि किसी एक ट्रॉपिक लेवल पे जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स थे, उस ट्रॉपिक लेवल में जितने भी प्लांट या एनिमल थे, उसके द्वारा बनाया गया बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर हमारा स्टैंडिंग क्रॉप कहलाता है। ये एक ट्रॉपिक लेवल है, एक ट्रॉपिक लेवल है, एक ट्रॉपिक लेवल है, एक ट्रॉपिक लेवल है। तो सपोज करो प्रोड्यूसर वाला ट्रॉपिक लेवल ले रहा हूं, पहला ट्रॉपिक लेवल। इसके द्वारा बनाया गया कोई भी बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर कहलाता है स्टैंडिंग क्रॉप। तो किसी भी ट्रॉपिक लेवल द्वारा बनाया गया बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर उसकी स्टैंडिंग क्रॉप को दिखाता है। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल इन ट्रॉपिक लेवल एट एनी गिवन टाइम इज स्टैंडिंग क्रॉप। सिंपल सी बात है, एक ट्रॉपिक लेवल ने जितना भी लिविंग मटेरियल बनाया वो उसका स्टैंडिंग क्रॉप है। और ध्यान से सुनना बेटा, इसको बायोमास के रेस्पेक्ट में या नंबर के रेस्पेक्ट में पर यूनिट एरिया मेजर किया जा सकता है। और बात अगली ये की गई है कि जब भी आप बायोमास को मेजर करेंगे किसी भी स्पीशीज या ट्रॉपिक लेवल के लिए, या तो आप उसे ड्राई वेट में करेंगे या उसे वेट वेट में करते हैं, लेकिन ड्राई वेट में ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है। ठीक है, इसमें दोनों में डिफरेंस ये है कि वेट वेट जब लेते हैं तो उसके अंदर मॉइस्चर या वाटर कंटेंट को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन ड्राई वेट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वाटर को या मॉइस्चर कंटेंट को माइनस कर देते हैं और जो बचता है वो उसका ड्राई वेट होता है। मतलब कहने का ये है कि आपके पास में एक लीफ है, अगर आप उसका ड्राई वेट निकालना चाहते हो आप उसे ओवन में रख दीजिए, उसके अंदर से जितनी भी मॉइस्चर था वो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो सूखी हुई लीफ बचेगी वो उसका ड्राई वेट होगा। तो मॉइस्चर को कभी भी आप काउंट नहीं करते हैं क्योंकि वाटर है वो। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि बायोमास किसी भी स्पीशीज का फ्रेश या ड्राई वेट में करेंगे, लेकिन ड्राई वेट क्या है, मोर एक्यूरेट मेजर है, क्योंकि एग्जैक्ट मास ऑफ बॉडी बेटा उसी में मिल पाता है। और दूसरी बात यहाँ पे की गई है कि जो नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल है ग्रेजिंग फूड चेन में वो रेस्ट्रिक्टेड है। क्यों? क्योंकि 10% लॉ को फॉलो किया जाएगा और हर ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल वाले को वो एनर्जी कम मिलेगी। और इसी वजह से जितना ज्यादा ऊंचा ट्रॉपिक लेवल होगा उतनी ही कम उनकी पॉपुलेशन होती है, क्योंकि एनर्जी भी उनके पास में कम है। ठीक है, देखिए ह्यूमन को आप इसमें नहीं फिट कर सकते, मैंने बताया ह्यूमन किसी भी फूड चेन के किसी भी लेवल पे है। ह्यूमन प्रोड्यूसर को छोड़ के इस लेवल पे भी है, इस लेवल पे भी है, इस लेवल पे भी है, तो आप ह्यूमन को कंसिडर नहीं कर सकते। अगर ह्यूमन टॉप ट्रॉपिक लेवल पे होता तो आज 8 बिलियन की पॉपुलेशन इनकी ना होती। ठीक है, 8 बिलियन फिर इस हिसाब से शेर भी होने चाहिए थे। और आप याद करिए प्रेडेशन वाला टॉपिक, अगर प्रेडेटर ज्यादा हो प्रे कम हो जाए तो प्रेडेटर उनको ओवर एक्सप्लॉइट कर लेंगे, प्रे खत्म हो जाएगा, प्रेडेटर इंटर्न खत्म हो जाएगा। तो प्रे की पॉपुलेशन से कम नंबर में प्रेडेटर होना चाहिए। और मैंने आपको बताया ह्यूमन की पॉपुलेशन में तीनों तरीके के लोग हैं। ठीक है, चाइनीज इनमें आते हैं, इंडियन की मेजोरिटी पॉपुलेशन इसमें आती है। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो आप? तो ह्यूमंस को आप किसी भी ट्रॉपिक लेवल में नहीं बांट सकते हो। ठीक है जी। अब अगली बात ध्यान से सुनना मेरी, ये तो बात यहाँ पे समझ में आ गई, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी जो भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक है।